देखिए स्टूडेंट्स, जब हम इस वीडियो के अंदर प्रजामंडल के संदर्भ में अध्ययन करेंगे तो हम बहुत ही तल्लीनता से और इतने अच्छे तरीके से अध्ययन करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हम पहले सेगमेंट में बात करेंगे जितने भी प्रजामंडल हैं उनसे संबंधित, उनका गठन कब हुआ, उनसे संबंधित मुख्य डेट्स और इसी के साथ साथ जो उनसे संबंधित व्यक्ति रहे हैं उनकी बात करेंगे। इस प्रकार से हम सभी प्रजामंडलों को पढ़ लेंगे। देख लीजिए आप ये एक बार, कितने अच्छे तरीके से ये बताया गया है मैंने आपको। फिर हम बात करेंगे जितनी भी महिलाएं हैं ना हमारी इस प्रजामंडल से संबंधित। तो देखिए दोस्तों, ये सभी महिलाओं को एक साथ मैंने दिखा दिया है यहाँ पर, जिससे याद करना आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी ओर। फिर हम पूरे प्रजामंडल जितने भी है, जैसे हमारा पहला जयपुर प्रजामंडल, और जयपुर प्रजामंडल के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे और पूरा अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं, अर्जुन लाल सेठी के बाद हम जयपुर हितकारिणी, हिंदी प्रचार भाषा, इसके साथ साथ जितने भी मतलब महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है वो सब कुछ पढ़ेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं। इसी प्रकार से हम बूंदी प्रजामंडल को भी तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी फर्स्ट सेगमेंट से। तो हमारा फर्स्ट सेगमेंट ये है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की बात करते हैं आप, तो आपको दो डेट्स इसमें याद रखनी होगी, जिसके अंदर पहली है 1931 और दूसरी डेट आ जाएगी आपके सामने 1936। जब हम 1931 की डेट की बात करते हैं, जब हम 1931 की डेट की बात करते हैं तो आपको दिखाई देगा कि जब हम 1936 की जैसी 31 की डेट की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे गठनकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण नाम आता है जमनालाल बजाज का। और 1931 के समय जो अध्यक्ष बनाए गए उनके संदर्भ में आपको याद रखना है कि कपूर चंद पाटनी इसके अध्यक्ष बनाए गए। और अन्य सदस्यों के अंदर हम हीरालाल शास्त्री का नाम ले सकते हैं। जब हम 1936 की बात करते हैं तो 1936 के अंदर प्रजामंडल का जो जयपुर प्रजामंडल था हमारा, उसका गठन जमनालाल बजाज ने ही किया और इसके अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र को बना दिया गया। देखिए परिवर्तन देखिएगा दोस्तों, 1931 और 1936 के अंदर गठनकर्ता दोनों में जमनालाल बजाज रहते हैं, जबकि 1931 में जब हम गठन की बात करते हैं तो कपूर चंद पाटनी, और जबकि 1936 की बात करते हैं तो चिरंजी लाल मिश्र की बात करेंगे। जब हम 1936 के गठन की बात करते हैं तो इसके अंदर हीरालाल शास्त्री, हरिश्चंद्र, टीकाराम, लादूराम जोशी, लादूराम जोशी, हंस डी राय, पूर्णानंद जोशी और रामकरण जोशी जैसे व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं 1936 के बाद जो प्रजामंडल गठित होता है उसके अंदर। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जयपुर प्रजामंडल के संदर्भ में दो डेट्स में 1931 और दूसरी 1936। 1931 के अंदर दोनों के अंदर गठन की बात करते हैं, गठनकर्ता की बात करते हैं, तो गठनकर्ता के रूप में हमारे पास जमनालाल बजाज का नाम लिया जाएगा। और जब अध्यक्ष की बात करें तो सबसे पहले कपूर चंद पाटनी, अर्थात आपको पता है कि पूजा किससे होती है, सुबह सुबह ही होती है, तो सबसे पहले पूजा किसकी, कपूर चंद पाटनी की। कपूर पूजा में कपूर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और कपूर चंद पाटनी से हम याद कर सकते हैं। दूसरी ओर चिरंजीवी फिर आशीर्वाद मिलता है हमें, चिरंजीवी चिरंजीवी, और उससे याद कर सकते हैं हम चिरंजी लाल। और आपको पता है हीरालाल शास्त्री, हरिश्चंद्र, टीकाराम, लादूराम जोशी, हंस डी राय और पूर्णानंद जोशी और रामकरण जोशी जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने अपनी भूमिका इसके अंदर निभाते हैं। तो दोस्तों इसके बाद चलते हैं हम बूंदी प्रजामंडल की। बूंदी प्रजामंडल की बात करते हैं हम, तो बूंदी प्रजामंडल का गठन 1931 में हुआ और 1931 में होने के कारण 1931 में होने के साथ ही इसके जो गठनकर्ता और इसके अध्यक्ष बने वो कांतिलाल जैन रहे। बूंदी कांतिलाल जैन, बूंदी कांतिलाल जैन। अब जब हम बूंदी प्रजामंडल के अंदर जो सक्रिय सदस्य रहे उनकी बात करते हैं तो हम नित्यानंद नागर, गोपाल लाल कोटिया, मोतीलाल अग्रवाल और ऋषि दत्त मेहता, इसको आप महत्वपूर्ण रूप से याद कर सकते हैं। और पूनम चंद्र बूंदी प्रजामंडल से संबंधित रहे हैं। हालांकि हम बूंदी प्रजामंडल के संदर्भ में बूंदी प्रजा परिषद को भी पढ़ेंगे, जो कि हम आगे पढ़ लेंगे।
अभी यहाँ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। 1931 में आपको याद रखना है कि बूंदी प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल की कांतिलाल जैन ने और बूंदी प्रजामंडल में सक्रिय भूमिका निभाने वाले लोगों में से थे नित्यानंद नागर, गोपाल लाल कोटिया, मोतीलाल अग्रवाल, ऋषिदत्त मेहता। इसके बाद हम चले हाड़ौती प्रजामंडल की ओर। तो हाड़ौती प्रजामंडल के संदर्भ में आपको याद रखना है कि हाड़ौती प्रजामंडल की जो स्थापना है वो 1934 के अंदर होती है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में, और इसके अंदर जो गठनकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं वो है नैनूराम शर्मा। वे हैं नैनूराम शर्मा। और आपको पता है कि इसके अध्यक्ष फैज मोहम्मद को नियुक्त किया जाता है। किसको नियुक्त किया जाता है? फैज मोहम्मद को। हाड़ौती प्रजामंडल की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर प्रमुख सदस्यों के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले अभिन्न हरि और प्रभुलाल शर्मा, जो कि सक्रिय रूप से हाड़ौती प्रजामंडल के अंदर अपनी ये भूमिका निभाते हैं। इसके अंदर नैनूराम शर्मा गठनकर्ता के रूप में और फैज मोहम्मद इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 के अंदर की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? गठनकर्ता कौन थे? नैनूराम शर्मा। और आपको पता है इसके अध्यक्ष फैज मोहम्मद। कौन? फैज मोहम्मद। इसके बाद दोस्तों हम चले मारवाड़ प्रजामंडल की। मारवाड़ प्रजामंडल को हम आगे पढ़ने वाले हैं। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन 1934 में हुआ, क्योंकि ये डेट्स सेम थी और सेम होने के कारण मैंने आपको यहाँ लिख दिया। अब सिरोही प्रजामंडल की बात करते हैं। तो जयपुर प्रजामंडल के संदर्भ में भी हमने दो डेट्स की बात की, 1931 और 1936। दोनों में जमनालाल बजाज की बात की। तो अब हम इसके अंदर सिरोही में भी वैसा ही कुछ है। हम दो डेट्स की बात करेंगे, 1934 और 1939 की। 1934 की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका गठन कहाँ पर हुआ? मुंबई के अंदर। मुंबई के अंदर कौन गठनकर्ता कौन थे? वृद्धि शंकर त्रिवेदी। कौन थे? वृद्धि शंकर त्रिवेदी। और इसका अध्यक्ष मुंबई के अंदर भीम शंकर शर्मा को नियुक्त कर दिया जाता है। और आपको पता है कि जब 1934 के अंदर जब इसका गठन हुआ तो इसके अंदर रामेश्वर दयाल और समर्थ लाल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इसके साथ ही अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले भीम शंकर शर्मा थे। 1934 के बंबई के अंदर जो गठित हुआ सिरोही प्रजामंडल। अब हम आते हैं 1939 के सिरोही प्रजामंडल की बात। तो जैसे ही हम 1939 के सिरोही प्रजामंडल के गठन की बात करते हैं तो गोकुल भाई भट्ट हमारे सामने आते हैं। और गोकुल भाई भट्ट 1939 के अंदर सिरोही प्रजामंडल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उसके साथ साथ वे गठनकर्ता और अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त होकर सिरोही प्रजामंडल को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद हम 1939 के जो सिरोही प्रजामंडल के अंदर सक्रिय रूप से जो सदस्य साथ रहे उनके अंदर है धर्मचंद सुराणा, रूपराज, जीवनमल और घासीलाल चौधरी। तो आपको दोबारा याद करवा देता हूँ आपको मैं। 1939 के अंदर जो सिरोही में प्रजामंडल गठित होता है उसके अंदर गोकुल भाई भट्ट अपनी भूमिका निभाते हैं और धर्मचंद सुराणा, स्वरूप राज, जीवनमल और घासीराम अपनी महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाते हैं। जबकि 1934 के अंदर जैसे ही प्रजामंडल की बात करते हैं हम, तो 1934 के अंदर प्रजामंडल जो कि सिरोही प्रजामंडल बंबई में गठित होता है उसके अध्यक्ष भीम शंकर शर्मा और उनके गठनकर्ता के रूप में वृद्धि शंकर त्रिवेदी का नाम आता है। और उसके अंदर सक्रिय कार्यता रामेश्वर दयाल और समर्थ दाल प्रमुख रूप से। अब चलते हैं हम बीकानेर प्रजामंडल की ओर। बीकानेर प्रजामंडल के संदर्भ में भी हमको दो डेट्स याद रखनी है, जैसे कि 1931 और 1936 जयपुर के संदर्भ में रखी, और 1934 और सिरोही के अंदर 1939 दो डेट्स याद रखी। वैसे ही हमें बीकानेर में भी 1936 और 1937 को याद रखना होगा। 1936 के अंदर 1936 के अंदर जब हम बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की, तो बीकानेर प्रजामंडल के संदर्भ में आपको पता है कि 1936 के अंदर इसके गठनकर्ता और अध्यक्ष माघाराम वैद्य को नियुक्त किया जाता है। और मघ्याराम वैद्य ही इसे आगे लेकर जाते हैं। वैद्य जी के साथ साथ लक्ष्मण दास स्वामी, रघुवर दयाल गोयल, बाबू मुक्ता प्रसाद और गंगाराम कौशिक अपनी महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाते हैं और सक्रिय सदस्यों के रूप में प्रजामंडल के कार्यों को संचालन करते हैं। ये हम बात कर रहे हैं 1936 में गठित माघाराम द्वारा वैद्य द्वारा जो गठित किया गया था प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, जो कि बीकानेर में ही गठित किया गया था।
अब हम बात करते हैं 1937 के बीकानेर प्रजामंडल की, जो कि कलकत्ता में गठित किया गया क्योंकि मघाराम वैद्य को राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। जब हम 1937 के प्रजामंडल की बात करते हैं, तो आपको पता है कि कहाँ पर गठित किया गया? कलकत्ता के अंदर गठित किया गया और कलकत्ता के अंदर गठित करने के रूप में मघाराम वैद्य, जो कि गठनकर्ता के रूप में भूमिका निभाते हैं और लक्ष्मी देवी आचार्य इसके अध्यक्ष नियुक्त की जाती है। तो ये था हमारा कलकत्ता के अंदर, जो कि 1937 में गठित हुआ और 1936 के अंदर बीकानेर में, जो कि माधवराम वैद्य के गठनकर्ता, दोनों सेम है, आपने जयपुर में भी पढ़ा था, दोनों के अंदर गठनकर्ता उसमें भी सेम रहे, यहाँ भी दोनों में बीकानेर में सेम है। और कौन है? मघाराम वैद्य। और जब हम 1937 के अध्यक्ष की बात करते हैं, तो लक्ष्मी देवी आचार्य इसके प्रमुख अध्यक्ष हो जाते हैं। अब एक हमारे पास बीकानेर राज्य परिषद की भी बात आती है, तो बीकानेर राज्य परिषद की जब हम बात करते हैं, तो बीकानेर राज्य परिषद 1942 में गठित की जाती है और 1942 में ही बीकानेर राज्य परिषद के अंदर जो गठनकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, वो है रघुवर दयाल गोयल। रघुवर दयाल गोयल ही बीकानेर राज्य परिषद 1942 में जो गठित हुई, उसके अंदर गठनकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं तथा प्रजामंडल की गतिविधियों को आगे लेकर जाते हैं। और उनका महत्वपूर्ण प्रजामंडलीय नेता का नाम हम ले सकते हैं रघुवर दयाल गोयल। इनके साथ लक्ष्मण दास स्वामी, बाबू मुक्ता प्रसाद और गंगाराम कौशिक भी अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम कोटा प्रजामंडल की ओर, और कोटा प्रजामंडल के संदर्भ में आपको डेट याद रखनी है 1939। 1939 के अंदर आपको पता है 1939 के अंदर हम नैनूराम जो इसको गठन करते हैं, और गठन करने के साथ साथ ही वे अध्यक्ष भी बनते हैं। और इसके साथ साथ हम इनके अन्य सदस्यों के रूप में नाम ले सकते हैं अभिन्न हरि का, तंसुकलाल मित्तल का, बेनी माधव प्रसाद का नाम ले सकते हैं। और इससे पहले हम 1939 को दोबारा पढ़ चुके हैं, तो 1939 सिरोही प्रजामंडल को संदर्भ में भी आपको डेट याद रखनी है। इसके बाद हम चलते हैं कोटा प्रजामंडल पर दोबारा, और कोटा प्रजामंडल के जो मुख्य सदस्य हैं उनके संदर्भ में आपको याद रखना है तंसुकलाल मित्तल, बेनी माधव प्रसाद और अभिन्न हरि। इसके बाद हम चलते हैं किशनगढ़ प्रजामंडल की ओर। किशनगढ़ प्रजामंडल का भी डेट लगभग वही सेम है जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, और ऊपर पढ़ने के साथ साथ हम इससे पहले सिरोही के संदर्भ में भी पढ़ चुके हैं, कोटा के संदर्भ में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं किशनगढ़ के संदर्भ में। किशनगढ़ के संदर्भ में आपको याद रखना है कि किशनगढ़ जो प्रजामंडल है, उसके गठनकर्ता के रूप में हम भूमिका निभाने वाले कांतिलाल चौथानी थे। कौन था? कांतिलाल चौथानी प्रजामंडलीय नेता थे, और जमाल शाह को इसका प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? जमाल शाह को किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब हमने 1939 के अंदर हम तीन प्रजामंडलों के संदर्भ में पढ़ चुके हैं। पहला सिरोही प्रजामंडल, दूसरा हम प्रजामंडल पढ़ चुके हैं कोटा प्रजामंडल, और तीसरा हम प्रजामंडल पढ़ चुके हैं किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की कांतिलाल चौथानी और इसके अध्यक्ष जमाल शाह थे, और जबकि हम कोटा प्रजामंडल की बात करते हैं तो उनका अध्यक्ष आपको पता है, और गठनकर्ता पता है आपको, नैनूराम थे। और इनके साथ साथ जो भूमिका निभाने वाले थे अभिन्न हरि, तंसुकलाल मित्तल और बेनी प्रसाद, बेनी माधव प्रसाद। अब चलते हैं दोस्तों जैसलमेर प्रजामंडल की ओर। जैसलमेर प्रजामंडल के संदर्भ में भी आपको दो महत्वपूर्ण डेट याद रखनी होगी। हालांकि इसका प्रजामंडल के जब जब गठन की बात करते हैं, तो हमारे पास एक ही डेट रहती है 1945। प्रजामंडल का गठन कहाँ पर किया जाता है? जोधपुर के अंदर। हालांकि जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1939 में ही की जाती कर दी जाती है। जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद 1939 के अंदर कर दी जाती है, और जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापनाकर्ता शिवशंकर गोपा थे। शिवशंकर गोपा जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद के गठनकर्ता और उनके अध्यक्ष भी रहे। इनके साथ साथ इनमें सक्रिय रूप से कार्य करने वाले मदन लाल पुरोहित, लालचंद जोशी, जीतमल और जीवन लाल कोठारी ऐसे प्रमुख सदस्य रहे, जो कि इसमें सक्रिय रूप से जैसलमेर के अंदर प्रजामंडलीय गतिविधियों को संचालित करते रहे। आपको पता है कि अब 1939 के संदर्भ में हमने कई डेट्स पढ़ चुके हैं, इसके अंदर हम सिरोही की डेट पढ़ चुके हैं, हम कोटा की डेट पढ़ चुके हैं, ठीक है, और हम जैसलमेर की डेट भी पढ़ चुके हैं, और इसी के साथ साथ हम किशनगढ़ के संदर्भ में भी डेट पढ़ चुके हैं। किशनगढ़ कांतिलाल चौथानी, ठीक है, आपको याद रखना है, और सिरोही गोकुल भाई भट्ट, और आपको पता है कोटा के अंदर नैनूराम। तो
आपको ये जैसलमेर प्रजामंडल की जब हम बात करते हैं, तो जैसलमेर प्रजामंडल का गठन जैसलमेर में ना कर कहाँ किया गया? जोधपुर में किया गया और 1945 के अंदर जो गठन किया गया, वो किसकी अध्यक्षता में किसकी गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? मीठालाल व्यास की अध्यक्षता में। इसी के साथ-साथ सागरमल गोपा जैसलमेर प्रजामंडल से जुड़े हुए प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिन्होंने क्रांति के लिए या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रजामंडलीय गतिविधियों को जनमानस के सामने लाने का प्रयास किया सागरमल गोपा। वे हमारे क्रांतिकारी या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो जैसलमेर के अंदर प्रजामंडलीय गतिविधि और जैसलमेर प्रजामंडलीय गतिविधियों के साथ-साथ राजनीतिक चेतना का जिसने अलख जगाया, वे थे हमारे सागरमल गोपा। सागरमल गोपा के संदर्भ में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे हमारी इसी वीडियो के बाद में, क्योंकि हम केवल और केवल अभी प्रजामंडल के गठन की तिथियां और प्रमुख पदाधिकारी या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रजामंडलीय नेताओं के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। अब हमारे पास आता है जोधपुर प्रजामंडल या मारवाड़ प्रजामंडल। जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं तो दोस्तों जोधपुर या मारवाड़ प्रजामंडल का गठन आपको पता है कि 1934 में ही हो चुका था और इसके स्थापनाकर्ता की बात करते हैं या गठनकर्ता की बात करते हैं तो इनके संदर्भ में आपको पता है कि हमारे महान नेता जयनारायण व्यास का नाम सामने आता है और भंवर लाल सराफ इसके पहले अध्यक्ष बनाए जाते हैं मारवाड़ प्रजामंडल के। अब इसके साथ-साथ ही हम बात करें कि मारवाड़ जो हमारा प्रजामंडल है, उसके अंदर सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाने वाले नेता कौन-कौन थे? तो आपको याद रखना है आनंदमल सुराणा, मथुरादास माथुर, रणछोड़दास गट्टानी, इंद्रमल जैन, चांदकरण शारदा, छगनलाल चौपासनीवाला और अभ्यमल मेहता। कैसे-कैसे याद रखना है? अभ्यमल मेहता, छगनलाल चौपासनीवाला, चांदकरण शारदा, इंद्रमल जैन, रणछोड़दास गट्टानी, मथुरादास माथुर और आनंदराज सुराणा। ये किससे संबंधित रहे हैं? हमारे मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित रहे हैं, जो कि 1934 में गठित किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में? जयनारायण व्यास की। जयनारायण व्यास गठनकर्ता के रूप में और भंवरलाल सराफ इसके अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम एक महत्वपूर्ण चीज और पढ़ लेते हैं। जब हम मारवाड़ प्रजामंडल की बात करते हैं, तो हम 1938 की भी एक डेट दिखाई देती है और इसके अंदर हम मारवाड़ प्रजा परिषद की बात करते हैं और मारवाड़ प्रजा परिषद के संदर्भ में आपको पता है जयनारायण व्यास और इसके रणछोड़ दास गट्टानी इसके प्रमुख सदस्य रहते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम मेवाड़ प्रजामंडल की ओर। मेवाड़ प्रजामंडल की जब हम बात करते हैं तो मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ 1938 के अंदर और इसके गठनकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले थे माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल मैं से माणिक्यलाल मैं से मेवाड़ ऐसे याद कर सकते हैं। और मेवाड़ के अंदर आपको पता है कि जितने भी शासक रहे हैं वे बलवंत रहे हैं। बलवंत मतलब बलशाली रहे हैं, तो उससे आप याद कर सकते हैं। एक ट्रिक है वैसे ही आप याद कर सकते हैं। मेवाड़ के अंदर बलवंत मेहता 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया। इसी के साथ साथ इसमें सक्रिय सदस्यों के रूप में अपनी भूमिका निभाने वाले भूरेलाल बया, भवानी शंकर वैद्य, जमनालाल वैद्य और दयाशंकर क्षेत्रीय। मेवाड़ प्रजामंडल के संदर्भ में आपको याद रखना है भूरेलाल बया, भवानी शंकर वैद्य, जमनालाल वैद्य और दयाशंकर श्रोत्रिय। इसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल को तो हमने पढ़ ही लिया है, जो कि किसके संदर्भ में गठित होता है, किसके गठनकर्ता के इसके गठनकर्ता थे हमारे पास माणिक्यलाल वर्मा और इसके अध्यक्ष रहे हमारे पास बलवंत मेहता और 1938 में गठित किया गया। दोस्तों मैं इनको बार-बार इस वजह से बोल रहा हूँ कि आपके कानों में जाने से आपको बार-बार याद हो जाए। अब चलिए दोस्तों हम अलवर प्रजामंडल की बात करते हैं। अलवर प्रजामंडल की बात करते हैं तो अलवर प्रजामंडल का भी गठन मेवाड़ प्रजामंडल की सेम डेट को हुआ और सेम डेट का मतलब 1938 में हुआ। 1938 में इसके गठनकर्ता और अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे पंडित हरिनारायण शर्मा। कौन थे? पंडित हरिनारायण शर्मा। अलवर हरिनारायण शर्मा, अलवर हरिनारायण शर्मा और मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा, अध्यक्ष बलवंत मेहता। 1938 के संदर्भ में हम मेवाड़ प्रजामंडल के संदर्भ में पढ़ चुके हैं और अलवर प्रजामंडल के संदर्भ में भी पढ़ चुके हैं। अलवर प्रजामंडल के अंदर जब हम सक्रिय सदस्यों की बात करते हैं तो कुंज बिहारी मोदी को इस अलवर प्रजामंडल का मंत्री बनाया जाता है और इसी के साथ साथ लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, इंद्र सिंह आजाद, नथुराम मोदी मोदी और मंगल सिंह ये इसके प्रमुख सदस्य रहे हैं अलवर प्रजामंडल के और कार्यकर्ता के रूप में अपनी सक्रिय भूमिका देते रहे।
इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल का भी डेट सेम सा ही याद रखना है आपको, 1938। 1938 के अंदर हम 3 डेट्स याद कर चुके हैं मेवाड़ प्रजामंडल के संदर्भ में। इसी के साथ-साथ हम भरतपुर प्रजामंडल में और भरतपुर प्रजामंडल के साथ-साथ उसका पड़ोसी अलवर प्रजामंडल के संदर्भ में भी आपको पता है कि भरतपुर प्रजामंडल की जो प्रजामंडल का गठन है, वो हरियाणा में हुआ। हरियाणा में किस जगह? रेवाड़ी जगह है, वहाँ पर हुआ। और भरतपुर प्रजामंडल के गठनकर्ता के रूप में गठनकर्ता कौन थे? किशनलाल जोशी। और इसके अध्यक्षकर्ता कौन रहे? गोपीलाल यादव। भरतपुर गोपीलाल यादव। भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष गोपीलाल यादव और गठनकर्ता किशनलाल जोशी। ऐसे याद कर सकते हैं आप। और भरतपुर प्रजामंडल की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो हमारे मेंबर रहे हैं या सदस्य रहे हैं वो रेवती शरण शर्मा, मास्टर आदित्येंद्र राज, आदेशराज ठाकुर, मोतीलाल यादव, लच्छीराम, मोहम्मद अली, कुंज बिहारी मोदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी और रमेश स्वामी। तो आपको याद रखना है 1938 के अंदर हमारा भरतपुर प्रजामंडल का गठन होता है। भरतपुर प्रजामंडल के अंदर किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव, रेवती शरण शर्मा, मास्टर आदित्येंद्र, देशराज ठाकुर, मोतीलाल यादव, लच्छीराम, मोहम्मद अली, कुंज बिहारी मोदी, जुगल किशोर चतुर्वेदी और रमेश स्वामी अपनी सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं और प्रजामंडलीय गतिविधियों को आगे लेकर जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है शाहपुरा प्रजामंडल। जब हम शाहपुरा प्रजामंडल की बात करते हैं तो शाहपुरा प्रजामंडल का भी गठन 1938 के अंदर ही होता है। और 1938 के अंदर जब शाहपुरा प्रजामंडल के गठनकर्ता की बात करते हैं तो इसके अंदर रमेश चंद ओझा का नाम आता है। किसका नाम आता है? रमेश चंद ओझा का। रमेश चंद ओझा के साथ साथ ही हम शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष की बात करते हैं तो अभय सिंह डागी को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके साथ साथ इनके अन्य सदस्यों की बात करें तो आपको पता है कि गोकुल लाल आसावा प्रमुख सदस्यों में से एक रहे हैं और 27 सितंबर 1947 को पहली बार पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित करने वाली जो रियासत थी वो थी शाहपुरा रियासत। हालांकि शाहपुरा रियासत का इस और कार्य करना उल्लेखनीय है। दोस्तों थोड़े ही और बचे हैं। अब चलते हैं दोस्तों, भरतपुर प्रजामंडल पढ़ लिया, शाहपुरा पढ़ लिया हमने। अब हमारे पास आता है धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल के संदर्भ में आपको याद रखना है कि धौलपुर प्रजामंडल की जो गठन है वो 1936 के अंदर होता है और इसके जो गठनकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु इसके गठनकर्ता के रूप में और कृष्णदत्त पालीवाल इसके अध्यक्ष के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। धौलपुर प्रजामंडल की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर अन्य सक्रिय सदस्यों के अंदर हम बात कर सकते हैं जौहरीलाल इंदू की, मूलचंद, केशवदेव और केदारनाथ। तो धौलपुर प्रजामंडल में आपको दो नाम महत्वपूर्ण रूप से याद रखने हैं, कृष्णदत्त पालीवाल और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। कृष्णदत्त पालीवाल जो कि अध्यक्ष बनाए गए और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु इसके गठनकर्ता के रूप में नाम याद रखना है। करौली प्रजामंडल का स्थापना भी करौली आपने अपने धौलपुर प्रजामंडल पढ़ा। धौलपुर प्रजामंडल 1936 के अंदर और करौली प्रजामंडल 1938 में। हालांकि 1938 में हम कई प्रजामंडलों को पढ़ चुके हैं। भरतपुर प्रजामंडल को पढ़ चुके हैं, अलवर प्रजामंडल को पढ़ चुके हैं और मेवाड़ प्रजामंडल को पढ़ चुके हैं। तो कहाँ? हमारा करौली प्रजामंडल। और करौली प्रजामंडल का जो गठन करता है वो त्रिलोक चंद माथुर हैं और अध्यक्ष भी त्रिलोक चंद माथुर ही रहते हैं। 1938 में करौली प्रजामंडल त्रिलोक चंद माथुर इसके गठनकर्ता और अध्यक्ष भी रहते हैं। और चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन ये दोनों ही करौली प्रजामंडल के अंदर अपनी कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाते रहे, सक्रिय रूप से सदस्य रहे। कुशलगढ़ प्रजामंडल की बात करें तो कुशलगढ़ प्रजामंडल को आसानी से याद किया जा सकता है क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। और कुशलगढ़ प्रजामंडल भी 1942 के अंदर ही गठित होता है। और इसके गठनकर्ता के रूप में आपको नाम याद रखना है भंवरलाल निगम का। कुशलगढ़ प्रजामंडल भंवरलाल निगम, कुशलगढ़ प्रजामंडल भंवरलाल निगम, कुशलगढ़ प्रजामंडल भंवरलाल निगम। और इसके अध्यक्ष कन्हैया लाल को बनाया गया है। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? कन्हैया लाल को। कुशलगढ़ कन्हैया लाल। और अन्य मेंबर्स की बात करें या अन्य सक्रिय सदस्यों की बात करें तो इसके अंदर सक्रिय सदस्य थे पन्नालाल त्रिवेदी। अब चलते हैं हमारे डूंगरपुर प्रजामंडल की ओर। और डूंगरपुर प्रजामंडल के संदर्भ में आपको सबसे महत्वपूर्ण नाम याद रखना है भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या ने 1944 के अंदर डूंगरपुर के अंदर
डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन किया गया और इनके साथ साथ सक्रिय जो सदस्य थे वो हरिदेव जोशी, गौरीशंकर और शिवलाल कोटड़िया थे। डूंगरपुर प्रजामंडल के संदर्भ में 1944 डेट और भोगीलाल पांड्या, डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या। देखिए डैश से डूंगरपुर और ये पांड्या में भी डैश है। इसके बाद चलते हैं हम बूंदी राज्य लोक परिषद की। बूंदी राज्य लोक परिषद के संदर्भ में आपको मैंने बताया था, बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन 1944 में हुआ और आपको पता है इस संदर्भ में आपको याद रखना है ऋषिदत्त मेहता और ऋषिदत्त मेहता के बाद हरिमोहन माथुर। और बूंदी प्रजामंडल को हमने कहाँ पढ़ा? जयपुर के जस्ट बाद। बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करते हैं तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 के अंदर 1943 के अंदर बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई और बांसवाड़ा प्रजामंडल के गठन के अंदर हमें याद रखना है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और विनोद चंद कोठारी। एक सेकंड दोस्त। तो सॉरी दोस्तों, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। अब हम बांसवाड़ा प्रजामंडल की जब बात करते हैं तो बांसवाड़ा प्रजामंडल के संदर्भ में आपको याद रखना है कि 1943 के अंदर इसका गठन होता है और बांसवाड़ा प्रजामंडल के रूप में जो गठनकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं वो भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे। कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। और इसके बांसवाड़ा प्रजामंडल के जो पहले अध्यक्ष थे वो विनोद चंद कोठारी को नियुक्त किया जाता है। विनोद चंद कोठारी को, वैसे बांसवाड़ा और वैसे विनोद चंद। ठीक है। और इनके अन्य सक्रिय सदस्यों के रूप में हम चिमनालाल, धूलजी भाई और मणिशंकर का नाम याद रख सकते हैं। बांसवाड़ा प्रजामंडल में चिमनालाल, धूलजी भाई और मणिशंकर भूपेंद्र नाथ गठनकर्ता, विनोद चंद कोठारी इसके अध्यक्ष रहे। और गठन की जब हम बात करते हैं तो 1943 के अंदर बात करते हैं। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की जब हम बात करते हैं तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल का गठन 1945 के अंदर होता है और प्रतापगढ़ में अमृतलाल पायक इसके गठनकर्ता भी रहते हैं और इसके अध्यक्ष भी रहते हैं। और इनके अन्य एक सक्रिय सदस्य प्रतापगढ़ प्रजामंडल में, उनका नाम आप याद रख सकते हैं, चुन्नीलाल प्रभाकर। देखिए दोस्तों ये तो कितना संयोग हुआ है, पैसे प्रतापगढ़ और पैसे पायक और प्रभाकर। तो आप आसान हो जाएगा आप हमारे लिए याद करना। अब चलते हैं दोस्तों झालावाड़ प्रजामंडल, जो कि हमारा इस संदर्भ में अंतिम प्रजामंडल होगा। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1946 को। और इसके गठनकर्ता के रूप में हमें नाम याद रखना है मांगीलाल भव्य को। इसके साथ साथ ही बहुत झालावाड़ प्रजामंडल के अंदर जो सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं वे कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम, रतनलाल, तनसुखलाल और रामनिवास मिर्धा। मोस्ट तनसुखलाल का आप नाम याद रख सकते हैं, इसका एक बार पूछा भी गया है एग्जाम के अंदर। झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य। आपको पता है कि टोंक के अंदर कभी भी प्रजामंडल का गठन नहीं हुआ। बीकानेर प्रजामंडल का गठन कलकत्ता के अंदर हुआ। सिरोही प्रजामंडल का गठन बंबई में होता है। भरतपुर प्रजामंडल की जब हम बात करते हैं तो भरतपुर प्रजामंडल का गठन हरियाणा के अंदर होता है और रेवाड़ी एक जगह है। जैसलमेर प्रजामंडल का गठन जोधपुर के अंदर होता है, जो कि अपनी रियासत से बाहर है। इसके बाद ये हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है और इसके अंदर हमने लगभग सारे प्रजामंडलों के संदर्भ में विस्तृत रूप से बात कर ली, डेट्स और प्रमुख सदस्यों के रूप में। अब चलते हैं दोस्तों हमारे एक नए सेशन की तौर। अब मैं आपको कुछ नाम भी बता देता हूँ। अब हम बात करते हैं प्रजामंडल और प्रजामंडल से संबंधित कुछ महिलाएं। प्रजामंडल से संबंधित कुछ महिलाएं भी रही।
चलिए दोस्तों, अब हम प्रजामंडल से संबंधित महिलाओं के संदर्भ में बात कर लेते हैं। तो महिलाओं के संदर्भ में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने नाम याद आता है आपको, वो है हमारी प्रजामंडल में सक्रिय रूप से भूमिका निभाने वाली महिला नारायणी देवी। नारायणी देवी के संदर्भ में आपको पता है कि ये इनके पति के समान ही यशस्वी और प्रजामंडलों के अंदर सक्रिय रूप से भूमिका निभाती रही, और ये अपने 6 माह के पुत्र को लेकर जेल भी चली गई। आपको पता है 1939 के अंदर नारायणी देवी की जो पुत्री स्नेहलता या सुशीला के नाम से जानते हैं, उसे और इनकी एक सहयोगी भगवती देवी जो कि प्यारे चंद बिश्नोई की पत्नी थी, उनको मेवाड़ से भी निष्कासित कर दिया गया था। तो ये ऐसी थी हमारी नारायणी देवी। इनका बहुत चरित्र बहुत सुदृढ़ रहा दोस्तों। अब हम अंजना देवी की बात करते हैं। तो अंजना देवी सीकर, ठीक है, सीकर से संबंध रखती है और मेवाड़ और बूंदी प्रजामंडल दोनों के अंदर ही अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिलाओं में से एक थी। इसके बाद हम गंगाबाई की बात करते हैं। तो गंगाबाई या गंगाबाई को हम कजोड़बाई के नाम से भी जानते हैं, जो कि नाथद्वारा और प्रतापगढ़ प्रजामंडल में सक्रिय भूमिका निभाती है। रमा देवी की जब हम बात करते हैं, तो रमा देवी जयपुर से संबंधित रहती हैं, और जयपुर के अंदर आपने लालूराम जोशी के नाम तो सुना ही होगा, ये उनकी पत्नी थी। आपको पता है कि बिजूलिया किसान आंदोलन और बिजूलिया किसान आंदोलन के अंदर रमा देवी अपनी सक्रिय रूप से भूमिका निभाती है। इसी के साथ साथ 1930 और 1932 के जो सत्याग्रह आंदोलन हुए, उनके अंदर भी अपनी भूमिका निभाती है। रत्ना शास्त्री की बात करते हैं, तो जयपुर जयपुर के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लेने वाली महिला थी, जो कि रत्ना शास्त्री भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जयपुर की ओर से, क्योंकि आपको पता है जयपुर के अंदर जेंटलमैन एग्रीमेंट हो चुका था, उसके बाद भी शामिल हुई। बांसवाड़ा के अंदर आप विजया बहन भावसर का नाम सुनेंगे, जो कि प्रजामंडल में बहुत अधिक सक्रिय रही। बीकानेर प्रजामंडल की जब हम बात करते हैं, तो लक्ष्मी देवी आचार्य और खेतूबाई का नाम हमारे सामने आता है, जो कि प्रजामंडलीय के साथ साथ राजनीतिक चेतना के अलग जगाने के लिए बीकानेर प्रजामंडल में अपनी भूमिका निभाती है। कौन कौन? लक्ष्मी देवी आचार्य, और लक्ष्मी देवी आचार्य के संदर्भ में तो आपको याद रखना चाहिए कि ये अध्यक्ष भी बन चुकी है एक बार। इसके बाद आप खेतूबाई भी अच्छा खासा नाम रहा बीकानेर प्रजामंडल के अंदर। उदयपुर प्रजामंडल की जब हम बात करते हैं, तो नारायणी देवी और शांता त्रिवेदी, इन्होंने बहुत अच्छी जोड़ी रही, और इन्होंने उदयपुर के अंदर राजनीति चेतना का अलख जगाने का काम बहुत बखूबी तरीके से निभाया। इसके बाद हम बात करते हैं कोटा प्रजामंडल की। तो कोटा के अंदर जो प्रमुख महिलाएं थी, वो थी कुसुम गुप्ता और नगेंद्र बाला। नगेंद्र बाला को तो आप इतिहास में भी पढ़ेंगे। और कमला स्वाधीन, ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से अपनी भूमिका निभाने वाली महिलाओं में से एक थी प्रजामंडलीय जन जागृति आंदोलनों के दौरान। इसके बाद भरतपुर के अंदर जब महिलाओं की बात करते हैं हम, भरतपुर के अंदर सरस्वती बोहरा, सुशीला त्रिपाठी और बसंती देवी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जयपुर के अंदर आपको पता है रमा देवी देश पांडे, अंजना देवी, इंदिरा देवी, सुशीला देवी, तो ये जयपुर के अंदर महिलाएं थी जो कि प्रजामंडलीय गतिविधियों में सक्रिय रहती हैं। इसके बाद हम चलते हैं जोधपुर प्रजामंडल की ओर। जोधपुर प्रजामंडल की जब हम बात करते हैं, तो सावित्री देवी माथुर और सावित्री देवी भाटी दोनों ही यहाँ से संबंधित रही हैं। गौरजा देवी, राजकौर व्यास, रमा देवी व्यास, सूरज देवी, कृष्णा कुमारी, और कृष्णा कुमारी आपको तो पता है कृष्णा कुमारी। शुरू करते हैं दोस्तों प्रजामंडलों के उद्देश्य को। प्रजामंडलों का उद्देश्य क्या था? आपको पता है, सबसे पहले राजनीतिक चेतना का उत्पन्न करना, साथ ही साथ नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए अपनी मांग जो रियासतों के राजा थे उनके समक्ष रखना। दोस्तों आपको पता है कि रियासतों की मांगे, या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रजामंडलों को कांग्रेस कब से समर्थन देना प्रारंभ करती है? 1938 के हीरापुरा अधिवेशन से, ठीक है। और इसके बाद हम जयपुर की बात करते हैं, तो जयपुर के अंदर जो राजनीतिक चेतना का या राजनीतिक जनजागृति का जो कार्य किया, या अलख जगाने का जो कार्य करते हैं, वो थे अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी ने 1907 के अंदर वर्धमान विश्वविद्यालय स्थापित करके और क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना
प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद हम जयपुर हितकार्नी सभा की बात करते हैं। जयपुर हितकार्नी सभा का गठनकर्ता के रूप में हम याद रखेंगे हीरालाल शास्त्री को, और इसके साथ-साथ ही बालचंद इसके अध्यक्ष बनाए गए तथा केशरलाल को इसका मंत्री नियुक्त किया गया जयपुर हितकार्नी सभा का। ये जयपुर के प्रारंभिक राजनीतिक संगठनों में से एक थे। इसके बाद हम बात करें हिंदी भाषा के लिए आंदोलन। हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए 1922 के अंदर जयपुर के अंदर आंदोलन होता है, और इसके आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कल्याण सिंह और श्यामलाल वर्मा थे। 5 अप्रैल की बात करें, 5 अप्रैल 1931 को जयपुर प्रजामंडल द्वारा मोतीलाल दिवस मनाया जाता है। फिर 1931 के अंदर हम बात करते हैं तो 1931 के अंदर कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज गठन करता है इसके। और कपूर चंद पाटनी इस समय इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। और हम बात कर रहे हैं 1931 में पहली बार गठित हुआ प्रजामंडल। इसके बाद ये 5 साल तक लगभग निष्क्रिय रहा, और निष्क्रिय रहने के बाद हमारा दौर आ जाता है कौन सा, हमारा दौर आ जाता है 1936 का। 1936 के अंदर जमनालाल बजाज इसका पुनर्गठन करते हैं, और चिरंजी लाल मिश्र को इसका अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, और हीरालाल शास्त्री को इसका मंत्री नियुक्त करते हैं। ठीक है। और आपको पता है चिरंजी लाल मिश्र ने ही प्रगतिशील दल नामक एक अपना संगठन बना लिया था। इसके बाद हम चलते हैं 8-9 मई 1938 को, जब अधिवेशन का पहला 1938 के अंदर जब इस प्रजामंडल का पहला अधिवेशन होता है, और हम बात करते हैं उस समय नथमल के कटरे की। नथमल के कटरे की बात करते हैं तो यह वह स्थान था जयपुर के अंदर जहां पर प्रजामंडल 8-9 मई को, जो कि 1938 में पहला अधिवेशन किया गया। इसके बाद इसकी अध्यक्षता किसने की, इसके प्रेसिडेंट रहे जमनालाल बजाज, और इसमें मुख्य अतिथि रही कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए जनजागृति के लिए प्रोत्साहित किया। और जब हम 1 फरवरी 1939 की बात करते हैं तो जमनालाल बजाज को गिरफ्तार कर लिया गया, और इसके एवज में एक सत्याग्रही आंदोलन का शुभारंभ किया गया। और सत्याग्रही आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वे चिरंजी लाल थे। इस समय महिलाओं ने भी यहाँ पर भाग लिया, और महिलाओं में भाग लेने वाली रमा देवी देशपांडे, सुमित्रा, इंदिरा, विद्या देवी, सुशीला गोयल और शारदा, ये प्रमुख महिलाएं थी जो हमारे प्रजामंडल के अंदर जो राष्ट्र के प्रमुख नेताओं के रूप में देखे जा सकते हैं, जो कि इन्होंने से कई ने तो भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया, और सत्याग्रह के दौरान जो जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी के विरोध में निकाला गया था, उसके अंदर भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद 12 मार्च 1939 को जयपुर दिवस मनाया गया, और इसकी दिल्ली के अंदर भी मनाया गया, और दिल्ली के अंदर भोला भाई देसाई और सरोजिनी नायडू ने कई भाषण दिए तेजस्वी। इसके बाद हम बात चलते हैं प्रजामंडल के सेकंड अधिवेशन में। प्रजामंडल के सेकंड अधिवेशन के अध्यक्ष भी जमनालाल बजाज ही रहते हैं, और इस समय कैलाश नाथ काटजू इसके प्रमुख अतिथि थे या मुख्य अतिथि थे। इसके बाद तीसरा प्रजामंडल होता है, तीसरे प्रजामंडल की बैठक होती है, और तीसरे प्रजामंडल की बैठक सीकर के अंदर होती है 1941 में। और 1941 में जैसे ही बैठक होती है तो चिरंजी लाल मिश्र अपने एक प्रगतिशील दल बना लेते हैं, क्योंकि वो प्रजामंडल के कई विचारों से अपनी सहमति नहीं दर्शाते। इसके बाद हीरालाल शास्त्री आते हैं। हीरालाल शास्त्री आपको पता है प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे चतुर्थ चरण के, जो कि 1942 को रहा, और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हो गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन और जयपुर सरकार जयपुर सरकार ने आपसी समझौता किया मिर्जा इस्माइल की सहायता से, और प्रजामंडल की ओर से हीरालाल शास्त्री ने। इन्होंने कहा कि हम उत्तरदायी शासन की स्थापना कर देंगे, बदले में आप भारत छोड़ो आंदोलन में भाग मत लो। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य 26 अक्टूबर 1942 को। इसके बाद हम चलते हैं आजाद मोर्चे के गठन की। आजाद मोर्चे के जब गठन की हम बात करते हैं
तो आजाद मोर्चा वह गठन था जो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेना चाहता था, और इसके गठनकर्ता के रूप में हम याद रख सकते हैं बाबा हरिश्चंद्र को। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर वनस्थली विद्यापीठ ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इसकी एक छात्रा शांति देवी ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। रत्ना देवी शास्त्री ने भी वनस्थली के जितने भी विद्यार्थी थे उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन, या हम कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद नेहरू जी आते हैं, और नेहरू जी आजाद मोर्चा और प्रजामंडल के मध्य संधि करवा देते हैं, और फिर से प्रजामंडल एक गठन हो जाता है। 1944 में आपको पता है कि जानकी देवी बजाज प्रजामंडल की अध्यक्ष रही। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। चरखा संघ की बात करें तो चरखा संघ में आपको याद रखना है कि 1925 के अंदर यह अजमेर में स्थापित हुआ, और 1927 में यह जयपुर में स्थापित किया गया। और इसके जो गठनकर्ता थे, वो स्थापित करता थे जमनालाल बजाज थे। 1945 के अंदर जयपुर में उत्तरदायी शासन के संदर्भ में द्विसदनीय सदन बना दिए गए, जिसका एक का नाम था प्रतिनिधि सभा और दूसरी का नाम विधानसभा। और 24 फरवरी 1943 को यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, गांधी उपवास दिवस भी मनाया गया। इसके बाद हम बात करेंगे बूंदी प्रजामंडल की। बूंदी प्रजामंडल की जब हम बात करेंगे तो बूंदी प्रजामंडल में आपको याद रखना है हाड़ौती सेवा संघ। हाड़ौती सेवा संघ का जो निर्माण करता थे या गठन करता थे, वे थे नैनूराम शर्मा। कौन थे? नैनूराम शर्मा। इसके बाद हम बूंदी प्रजामंडल की बात करते हैं, तो बूंदी प्रजामंडल का गठन 1931 में किया गया कांतिलाल जैन ने। 1937 के अंदर इसको 1937 के अंदर जो अध्यक्ष बने हुए ऋषिदत्त मेहता थे, ऋषिदत्त मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के साथ ही उन्हें बूंदी प्रजामंडल, उस पर रोक भी लगा दी गई, और साथ ही साथ अब नया नाम रखा गया बूंदी राज्य लोक परिषद। बूंदी राज्य लोक परिषद की जो अध्यक्ष करता थे हरिमोहन माथुर और ब्रज सुंदर शर्मा, इसके मंत्री बनाए गए। और आपको पता है बूंदी प्रजामंडल के अंदर ही राम वकील को गोली लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है, और अंततः बूंदी पूर्व राजस्थान के अंदर मिल जाता है। तो बूंदी प्रजामंडल के संदर्भ में आपको याद रखना है बूंदी प्रजामंडल। बूंदी आपको पता है हाड़ौती का एक क्षेत्र है, और हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना नैनूराम ने, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना नैनूराम ने कर दी, हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना नैनूराम ने कर दी। बूंदी प्रजामंडल 1931 में कांतिलाल जैन इसके गठन करता थे। 1937 के अंदर ऋषिदत्त मेहता इसके अध्यक्ष बने, और मेहता जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और बूंदी राज्य लोक परिषद का फिर गठन किया जाता है। बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन करते ही हरिमोहन माथुर को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। बूंदी राज्य लोक परिषद, हरिमोहन माथुर, ध्यान रखना, और ब्रज सुंदर शर्मा। और आपको पता है राम कल्याण वकील को गोली लगने से उनकी मृत्यु हो जाती है। अब आता है जोधपुर प्रजामंडल। जोधपुर प्रजामंडल की बात करें तो 1920 के अंदर मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई जयनारायण व्यास के द्वारा। जोधपुर प्रजामंडल 1920 के अंदर मारवाड़ सेवा संघ, हाड़ौती संघ आपको पता है नैनूराम, मारवाड़ सेवा संघ जयनारायण व्यास, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन 1921 में होता है, और इसके गठनकर्ता के रूप में या अध्यक्ष के रूप में हम चांदमल सुराणा का नाम महत्वपूर्ण रूप से याद रख सकते हैं। चांदमल सुराणा ने मादा पशुओं के निर्यात पर रोक लगाने के लिए आंदोलन किया। एक सेकंड दोस्तों। 1921 में मादा पशुओं के निर्यात पर रोक लगाने के लिए आंदोलन किया, और इसको सरकार द्वारा मान लिया गया। तो 1921 में ये मारवाड़ हितकारिणी की एक सफलता के रूप में देखा जा सकता है इस मुद्दे को। राजभक्त देश हितकारिणी सभा, सुखदेव प्रसाद जो कि सरकार के प्रधानमंत्री थे, जोधपुर सरकार के, उन्होंने जो हमारी मारवाड़ हितकारिणी सभा थी उसके पैरेलल एक संगठन बना लिया, और जो राज्य की बात करता था, राज्य के संरक्षण की बात करता था। जयनारायण व्यास को अंततः आंदोलनों के कारण और अपनी प्रजातांत्रिक गतिविधियों के कारण मारवाड़ सरकार ने वहां उनके जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, और उन्हें अब अंततः मारवाड़ छोड़ना पड़ा। और मारवाड़ छोड़ने के बाद उन्होंने अपना जनजागृति का केंद्र बनाया ब्यावर को। ब्यावर से वे राजस्थान सेवा संघ के सक्रिय सदस्य के रूप में जुड़ गए, और यहाँ मणिकलाल कोठारी जो कि तरुण राजस्थान के संपादक थे, उन्होंने तरुण राजस्थान का संपादन का संपूर्ण दायित्व अब जयनारायण व्यास को दे दिया, और जयनारायण व्यास ने मारवाड़
वर्तमान मारवाड़ के नाम से एक शीर्षक प्रकाशित किया, जिसमें मारवाड़ के संबंध में विभिन्न प्रकार की जो त्रुटियां थी उनका उजागर करा। फिर हम जयनारायण व्यास के बाद चलते हैं 1927 के अंदर। 1927 में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, जो कि पहला अधिवेशन जो कि मुंबई में आयोजित किया गया, इसके अंदर जयनारायण व्यास और कन्हैयालाल सदस्य बनते हैं। और आपको पता है, सदस्य बनने के साथ ही ये राष्ट्रीय स्तर पर चेतना का कार्य कर रही थी। 1927 के अंदर अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद, जो कि बंबई में इसका मुख्यालय था। अब जयनारायण व्यास की दो पुस्तकें भी आपको याद रख लेनी चाहिए, मारवाड़ की अवस्था और पोपाबाई की पोल। इसके अलावा जैसे ही अब इस बैठक के अंदर भाग लिया गया, तो व्यास, आनंदमल सुराणा और बहरलाल सराफ, इनको 5 साल की सजा दे दी गई या 5 साल की सजा सुनाई गई। 1931 के अंदर जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना करते हैं और इसके मंत्री बनाए जाते हैं मन्नालाल। मारवाड़ यूथ लीग, मन्नालाल जैन, मारवाड़ यूथ लीग मन्नालाल जैन। और जैसे ही मारवाड़ यूथ लीग पर लगा कि भाई प्रतिबंध लगने वाला है, तो इसी के समानांतर एक संस्था बना ली और उस संस्था का नाम था बाल भारत सभा। बाल भारत सभा, इसके मंत्री बनाए गए छगनलाल चौपासनेवाला को। किसे बनाया गया? छगनलाल चौपासनेवाला को। 1931 की बात करते हैं। 1931 में पुष्कर पुष्कर के अंदर मारवाड़ राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन किया गया और पहला अधिवेशन करने के साथ साथ ही चांद करण सुराणा इसके क्या बन गए? पहले अध्यक्ष बन गए। इसके बाद चांदकरण शारदा 1931 में जो हमारा पुष्कर में प्रजामंडल गठित हुआ, उसके सदस्य बन गए। फिर गणेशीलाल उस्ताद, जो कि सरकारी नौकरी करते थे जोधपुर जोधपुर राज्य के अंदर, उन्होंने कविताओं के माध्यम से अपनी जनजागृति का कार्य प्रारंभ किया और इनकी एक बुक है गरीबों की आवाज। 1934 के अंदर जब हम बात करते हैं, 1934 के अंदर जोधपुर प्रजामंडल का गठन भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में गठित किया गया। अब आता है प्रजामंडल, क्योंकि ये तो प्रजामंडल से पहले की जो संस्थाएं थी वो पढ़ रहे थे हम। युवा व विधवा कार्यकर्ता कृष्णा को इस समय राजभक्तों ने बंदी बना लिया और उसकी याद के अंदर उसको छुड़ाने के लिए कृष्णा दिवस मनाया गया। 21 जून 1936 को शिक्षा शुल्क को लेकर शिक्षा दिवस मनाया जाता है जोधपुर प्रजामंडल के अंदर। 1936 के अंदर अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का जो या हम कह सकते हैं कि अधिवेशन आयोजित किया जाता है कराची के अंदर अधिवेशन करते समय जयनारायण व्यास को यहाँ का महामंत्री निर्वाचित कर दिया जाता है और अब मुंबई जाकर जयनारायण व्यास अखंड भारत नामक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं। नवंबर 1938 को विजय लक्ष्मी पंडित और सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर यात्रा करते हैं और नवंबर के अंदर विजय लक्ष्मी और दिसंबर 1938 में सुभाष चंद्र बोस, जिससे जन जागृति की एक चेतना के लिए जो उद्घोषणा है वो की गई। साथ ही साथ आम जनमानस को प्रोत्साहित किया गया अपने अधिकारों के बारे में जानने के लिए। 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद का गठन होता है और मारवाड़ लोक परिषद के अध्यक्ष बनाए जाते हैं रणछोड़ दास गट्टानी को और इसके महासचिव बनाए जाते हैं अभ्यमल जैन को। 1938 के अंदर अभ्यमल जैन ने ही मारवाड़ लोक परिषद क्या है नामक एक पुस्तक भी लिखते हैं। और आपको पता है 1942 के अंदर मारवाड़ लोक परिषद का जो अधिवेशन है वो लाडून में मनाया जाता है रणछोड़ दास की अध्यक्षता में, क्योंकि यह भारत छोड़ो आंदोलन का समय था। 28 मार्च 1941 को उत्तरदायी शासन दिवस मनाया जाता है। उत्तरदायी शासन दिवस के साथ साथ बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर रियासत के प्रमुख कार्यकर्ताओं के रूप में थे, जो कि प्रजामंडल और जन जागृति का कार्य कर रहे थे, वे शहीद हो जाते हैं अपने। फिर इसके बाद जोधपुर प्रजामंडल के अंदर महिमा देवी किंकर, रमा देवी, कृष्णा कुमारी और दयावती गिरदाहा कोर्ट के अंदर आम सभा को संबोधित करती है और महिलाओं में जन जागृति के लिए कार्य करती है। मारवाड़ क्रांति संघ की बात करें तो लालचंद जैन, मारवाड़ क्रांति संघ किसने स्थापित किया? लालचंद जैन ने। इसके बाद 1915 में
मरुधर मित्र नामक एक संस्था स्थापित की गई, मरुधर मित्र, और 1920 के अंदर मारवाड़ सेवा संघ, 1923 के अंदर मारवाड़ हितकारिणी सभा, ये क्रमबद्ध रूप से चेतना का कार्य कर रही थी। 1936 के अंदर पट्टाभी सीतारामैया भी यहाँ पर दौरा करते हैं। 1938 के अंदर विजय लक्ष्मी पंडित और सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पर यात्रा करते हैं, और 1945 में नेहरू जी की भी यहाँ पर यात्रा की जाती है। जयनारायण व्यास के नेतृत्व में 1948 में उत्तरदायी मंत्रिमंडल स्थापित हो जाता है, और ये था हमारा जोधपुर प्रजामंडल का लास्ट। और यहाँ से जोधपुर प्रजामंडल उत्तरदायी शासन की स्थापना में सफल हो जाता है। अब आता है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की बात करते हैं तो बीकानेर प्रजामंडल के संदर्भ में आपको दो डेट याद रखनी है, 1936। एक तो 1936 जो कि कलकत्ता में स्थापित होता है। कलकत्ता में स्थापित होने के साथ साथ ही इसका प्रारंभिक रूप से जो स्थापना थी वे माघाराम वैद्य के द्वारा की जाती है, और इसके कोषाध्यक्ष बनाए जाते हैं भिक्षालाल को, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर इसकी स्थापना कलकत्ता में की जाती है। कलकत्ता में लक्ष्मी देवी आचार्य को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, और कलकत्ता से ही बीकानेर की थोथी पोथी नामक एक बुक का प्रकाशन होता है। इसके बाद बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका बांटी गई, कहाँ पर? गोलमेज सम्मेलनों के दौरान, जिससे महाराजा अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं, और चांदमल बहेड़, सत्यनारायण सर्राफ, गोपाल लाल दास, बद्री प्रसाद और प्यारेलाल के ऊपर बीकानेर षड्यंत्र नाम से मुकदमा चलाया जाता है, और इनकी पैरवी करने के लिए रघुबर दयाल अपना पक्ष निभाते हैं। वकील रघुबर दयाल, जो कि 1939 की बात है, और रघुबर दयाल ही बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना करते हैं, जो कि 1942 के अंदर स्थापित करते हैं। इसके बाद जयनारायण व्यास, दामोदर प्रसाद सिंगल जोधपुर में सक्रिय रहते हैं। जयनारायण व्यास दामोदर प्रसाद सिंगल के माध्यम से जोधपुर रियासत है उसकी राजनीतिक चेतना के अंदर सक्रिय रहते हैं। इसके बाद भरतपुर प्रजा परिषद के सदस्य भी बीकानेर प्रजामंडल के अंदर अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 1945 में बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की जाती है। बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना माघाराम वैद्य के द्वारा की जाती है। इसकी शाखाएं गंगानगर प्रजामंडल, जो कि इसके अध्यक्ष बनाए गए माधो सिंह और मंत्री बनाए गए जीवन दत्त शास्त्री को। अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद और इसके गोकुल भाई भट्ट और हीरालाल शास्त्री को, जो रघुवर दयाल यथार्थ बीकानेर के जो जितने भी ये प्रजामंडलीय गतिविधियां हो रही थी उनकी जांच के लिए भेजा जाता है। किसके द्वारा? अखिल भारतीय राज्य लोक परिषद के माध्यम से। और किस किस को भेजा जाता है? गोकुल भाई भट्ट और हीरालाल शास्त्री को। शार्दुल सिंह की बात करते हैं तो शार्दुल सिंह, आपको पता है, के.एम. पणिकर, जो कि यहाँ के महाराजा थे, उत्तरदायी शासन की बात पर राजी हो जाते हैं, और अंततः ये वृहत राजस्थान में बीकानेर शामिल हो जाता है। बीकानेर के अंदर जब हम चेतना की बात करते हैं तो चेतना का कन्हैयालाल ढूंढ और गोपाल दास को जाता है श्रेय है। 1920 के अंदर सद विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। विजय मेहता बीकानेर राज्य में नादिरशाही नामक पुस्तक के लेखक रहे हैं। अब आता है हमारे पास जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर में जनजागृति का जनक सागरमल गोपा। 16 नवंबर को जवाहर दिवस मनाया गया। मोतीलाल दिवस जयपुर के अंदर मनाया गया। रघुनाथ मेहता यहाँ पर माहेश्वरी युवा मंडल की स्थापना करते हैं। रघुनाथ मेहता माहेश्वरी युवा मंडल, याद रखना। इसके बाद जो हमारे सागरमल गोपा थे, उन्होंने आजादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा आदि जैसे कई जन जागृति वाले कार्य की, और इनमें शासन की कटु आलोचना करते हुए प्रजा के अधिकारों की बात करते हैं। अब आता है हमारे पास 4 अप्रैल 1946 की डेट। इस दिन सागरमल गोपा को जेल में यातनाओं के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, और हत्या करने वाले जो कोतवाल थे उनका नाम था यहाँ पर गुमान सिंह। और जब उन्हें पहली बार पकड़ा गया, हालांकि ये अपनी माँ से मिलने आए थे, तो 6 वर्ष की उन्हें कैद सुना दी गई। और इसके बाद
सरकार ने एक आयोग गठित किया और आयोग का नाम था गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, और इसने आत्महत्या स्वीकार कर दी। और नेहरू जी के आदेश पर जयनारायण व्यास भी इस मामले की जांच करने के लिए आते हैं। 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास 1945 में मीठालाल व्यास जोधपुर में के अंदर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, और 30 मार्च 1930 30 13 फिर ये बृहद राजस्थान का एक हिस्सा बन जाता है। अब आती है हमारी 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की बात। तो मेवाड़ प्रजामंडल के संदर्भ में आपको याद रखना है, मेवाड़ प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वे थे बलवंत मेहता, और मंत्री बनाए गए माणिक्यलाल वर्मा को। मेवाड़ बलवंत मेहता और माणिकलाल वर्मा। इसके उपाध्यक्ष की बात करें तो भूरेलाल वया, जिन्हें पकड़कर सराड़ा जेल में डाल दिया गया। सराड़ा जेल को मेवाड़ के काले पानी की सजा कहते हैं। रमेश चंद्र व्यास पहले सत्याग्रही बनते हैं मेवाड़ रियासत के अंदर। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक एक पुस्तक लिखते हैं। मुंबई के इसकी 4 शाखाएं खोली गई, मुंबई, नागपुर, जलगांव और अकोला के अंदर। नारायणी देवी इसकी पुत्री स्नेहलता अर्थात सुशीला भी इसे कहते हैं, भगवती देवी, चंद्रकांत और चंद्रकांता और कजोड़ी बाई या गंगाबाई नाथद्वारा से इसका आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रही थी और जन जागृति का कार्य कर रही थी। 1941 के अंदर प्रजामंडल का अधिवेशन आयोजित किया जाता है, और कहाँ किया जाता है? उदयपुर के अंदर। इसके अध्यक्षकर्ता माणिक्यलाल वर्मा। उद्घाटन करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल का 1941 में आचार्य कृपलानी, और विजय लक्ष्मी पंडित इसके मुख्य अतिथि रहते हैं। 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का यहाँ पर अधिवेशन आयोजित किया जाता है, और अधिवेशन आयोजित करने में ये 7वां अधिवेशन था, और जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आते हैं। और आपको पता है मेवाड़ माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ हरिजन सेवा संघ की स्थापना की और हरिजन उत्थान का कार्य किया। अब आता है हमारे पास हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की जब हम बात करते हैं तो हाड़ौती प्रजामंडल का गठन 1934 में नैनूराम द्वारा किया गया, नैनूराम शर्मा द्वारा। और इसके अध्यक्ष की जब हम बात करते हैं तो हाड़ौती प्रजामंडल के अध्यक्ष फैज मोहम्मद को नियुक्त किया गया। हाड़ौती सेवा संघ की जब हम बात करते हैं तो कोटा प्रजामंडल। अब हम हाड़ौती सेवा संघ तो पढ़ चुके हैं, वैसे हाड़ौती सेवा संघ के बारे में पढ़ चुके हैं, नैनूराम शर्मा। इसके बाद हम कोटा प्रजामंडल की बात करते हैं तो कोटा प्रजामंडल का जो गठन किया गया, तो आपको पता है सबसे पहले राजनीतिक चेतना के रूप में 1918 से प्रजा प्रतिनिधि सभा के रूप में इसकी शुरुआत होती है, और जो कोटा में स्थापित की जाती है, और इसके स्थापनाकर्ता में नैनूराम का नाम आता है, नैनूराम शर्मा। 1918 के अंदर प्रजा प्रतिनिधि सभा, 1918 में प्रजा प्रतिनिधि सभा, तो ऐसे याद हो जाएगा ही। अब 1939 की बात आती है तो नैनूराम और अभिन्न हरि इसके गठनकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं, और पहला अधिवेशन आपको पता है कहाँ पर होता है? मंगरोल के अंदर, मंगरोल बारा के अंदर है, और इसके अध्यक्षता करते हैं कौन? नैनूराम। और सेकंड अधिवेशन रामतलाई के अंदर होता है, और अभिन्न हरि भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर भाग लेते हैं, क्योंकि 1941 के अंदर नैनूराम की डेथ हो जाती है। धौलपुर प्रजामंडल की जब हम बात करते हैं तो धौलपुर के अंदर जनजागृति का जो श्रेय है वो ज्वाला प्रसाद को जाता है, ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद जिज्ञासु को। इसके बाद हम बात करें 1910 के अंदर धौलपुर के अंदर 1910 में आचार सुधारणी सभा। इसके बाद 1911 के अंदर आर्य समाज की स्थापना हुई, और 1918 के अंदर आर्य समाज के द्वारा स्वशासन के लिए आंदोलन किया जाता है, और इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता श्रद्धानंद रहे हैं। ये थी हमारे धौलपुर के आंदोलनों की बात। इसके बाद 1934 में नागरिक प्रचारणी सभा का गठन किया जाता है, और इसके अंदर गठनकर्ता के रूप में आप याद रख सकते हैं ज्वाला प्रसाद और जौहरी इंदू। इसके बाद धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 के अंदर होती है, और इसके अध्यक्ष कृष्णदत्त पालीवाल को बनाया जाता है, और इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है तमीसो में। और तमीसो के अंदर राज परिवार की ओर से छत्र सिंह परमार और पंचम सिंह पर गोली चला दी जाती है, और गोली से उनकी मौके पर मृत्यु हो जाती है, और प्रतिवर्ष 11 अप्रैल को मेला भरता है। 1947 में राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में यहाँ पर एक अधिवेशन भी आयोजित किया जाता है। तो आपको पता चल गया धौलपुर प्रजामंडल के संदर्भ में याद रखना है कृष्णदत्त पालीवाल, और तमीसो जो क्षेत्र है वो धौलपुर प्रजामंडल से जुड़ा हुआ है।
और ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद जिज्ञासु धौलपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं। धौलपुर प्रजामंडल के अंदर प्रारंभिक जनचेत जागृति या चेतना की बात करते हैं तो 1910 में आचार सुधारणी सभा, फिर उसके बाद 1911 में आर्य समाज, फिर 1934 में नागरी प्रचारणी सभा, और धौलपुर प्रजामंडल 1936 के अंदर गठित होता है और तमीसो कांड इसमें एक केंद्र का बिंदु रहता है। 1947 के अंदर राम मनोहर लोहिया इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अलवर प्रजामंडल की। अलवर प्रजामंडल को प्रोग्रेसिव एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है और इसके अलवर के अंदर जो जन जागृति की चेतना का कार्य कर रहे थे वो हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी कर रहे थे। आपको पता है 1911 के अंदर यहाँ पर जागीर माफिया आंदोलन से शुरू होता है और 1943 में अलवर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन भवानी शंकर की अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। आपको प्रोग्रेसिव संघ, प्रोग्रेसिव एसोसिएशन याद रखना है। जागीर माफिया आंदोलन आपको 1941 में याद रखना है। सत्यदेव विद्यालंकार के नेतृत्व में अलवर प्रजामंडल 1943 में भवानी शंकर शर्मा का राम, भवानी शंकर शर्मा इसके अध्यक्ष रहे। हरिनारायण और कुंज बिहारी मोदी हमारे यहाँ पर अलवर के अंदर जन जागृति के प्रमुख केंद्र बिंदु रहे हैं या जन जागृति के जागृतकार रहे हैं। भरतपुर प्रजामंडल की जब हम बात करते हैं तो भरतपुर प्रजामंडल का गठन भरतपुर में ना होकर रेवाड़ी हरियाणा के अंदर होता है और भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से भी इसे जाना जाता है। 1938 में किशन लाल जोशी और इसके किशन लाल जोशी इसके गठन करता रहते हैं। इसके अध्यक्ष के भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष की बात करते हैं तो गोपीलाल यादव और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो ठाकुर देशराज और जुगल किशोर इसके उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। भरतपुर प्रजामंडल गोपीलाल यादव। इसके बाद जमींदार किसान सभा फकीरुचंद माथुर के समर्थन अध्यक्षता में बनाई गई जो शासक समर्थित एक संस्था थी। इसके अलावा बसंती देवी, सुशीला देवी, यहाँ सुशीला देवी तो जेल भी जाती है और अलवर में उत्तरदायी शासन की स्थापना यहाँ के शासक किशन सिंह के नेतृत्व में स्थापित कर दी जाती है, क्योंकि किशन सिंह तो पहले ही उत्तरदायी की बात कर रहे थे परंतु ब्रिटिश सरकार इनका विरोध कर रही थी और इन्हें नाबालिग इनके इसी कारण इन्हें राजगद्दी से हटाकर इनके बृजेंद्र सिंह को पुत्र को राजा बना दिया गया। डूंगरपुर प्रजामंडल की जब हम बात करते हैं तो डूंगरपुर के अंदर जो क्रांति का जनक या हम ऐसे कह सकते हैं कि जन जागृति की जो चेतना जगाने का कार्य किया वो थे भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या ने 1919 में आदिवासी छात्रावास की स्थापना करते हैं। 1935 में हरिजन सेवा संघ की स्थापना करते हैं, जबकि माणिक्यलाल वर्मा आपको पता है मेवाड़ हरिजनोत्थान संस्था की स्थापना करते हैं। इसके बाद गौरी शंकर उपाध्याय का नाम आता है जो सेवाश्रम की स्थापना करते हैं और सेवक नाम से समाचार पत्र भी प्रकाशित करते हैं। इसके बाद माणिक्यलाल वर्मा 1934 के अंदर खंडलाई आश्रम की स्थापना करते हैं और खंडलाई आश्रम की स्थापना का जो उद्देश्य था वो था भीलों के अंदर शिक्षा और जन जागृति का प्रसार करना। वांगड़ सेवा मंदिर की स्थापना 1935 के अंदर की जाती है और इसके अंदर माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या और गौरी शंकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डूंगरपुर सेवा संघ की जब हम बात करते हैं तो डूंगरपुर सेवा संघ 1938 के अंदर स्थापित किया जाता है। 1938 में डूंगरपुर सेवा संघ और डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा की जाती है। 26 जनवरी 1944 को भोगीलाल पांड्या डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं और आपको पता है डूंगरपुर सेवा संघ द्वारा संचालित एक विद्यालय थी जहां सेंगा भाई और काली भाई भील और संरक्षक नाना भाई भील थे। नाना भाई भील को तो मौके पर ही राज मार देते हैं और सेंगा भाई को अभद्र कहते हैं और उसने गाड़ी से बांध कर ले जाते हैं। तो काली बाई जो छात्रा थी वो यहाँ पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और रस्सी को काट देती है तो कालीबाई की हत्या कर दी जाती है गोलियों से। तो 20 जून 1947 की ये बात थी। तो ये अपने छात्र के प्रति अपने टीचर के प्रति मोह देखिए छात्र का, बहुत अच्छा। ऐसा उदाहरण बहुत विरले ही मिलते हैं। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण और हैं। अब झालावाड़ प्रजामंडल की, झालावाड़ के अंदर जनजागृति का जो श्रेय जाता है वे श्याम शंकर और अटल बिहारी को जाता है। 1919 के अंदर झालावाड़ सेवा समिति की स्थापना कर ली गई इनके द्वारा। मित्रमंडल बाल गोविंद तिवारी के द्वारा की जाती है और राम निवास शर्मा नामक समाचार पत्र प्रकाशित करते हैं।
झालावाड़ प्रजामंडल, झालावाड़ के अंदर जनजागृति के जनक आपको पता है श्याम शंकर और अटल बिहारी। 1919 के अंदर झालावाड़ सेवा समिति की स्थापना की जाती है। मित्र मंडल बाल गोविंद तिवारी के द्वारा रामनिवास शर्मा शर्मा समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं। 1946 के अंदर प्रजामंडल की जब हम बात करते हैं तो 1946 में प्रजामंडल का गठन होता है और मांगीलाल भव्य और इसके वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं या उपाध्यक्ष बनते हैं मकबूल आलम। इसके बाद हम बांसवाड़ा प्रजामंडल की बात करते हैं। बांसवाड़ा प्रजामंडल के अंदर चिमनालाल मलोत 1930 के अंदर शांत सेवा कुटीर की स्थापना करते हैं बांसवाड़ा के अंदर, और शांत सेवा कुटीर की एक पुस्तिका है सर्वोदय पत्रिका। बांसवाड़ा प्रजामंडल की जब हम बात करते हैं तो इसका गठन भूपेंद्र नाथ द्वारा किया जाता है, भूपेंद्र नाथ द्वारा किया जाता है। और 1943 के अंदर इसका पहला अध्यक्ष विनोद चंद कोठारी को बनाया जाता है। किसे? विनोद, वैसे बांसवाड़ा वैसे विनोद चंद कोठारी। सिरोही प्रजामंडल की जब हम बात करते हैं तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना दो स्थानों को याद रखना है हमें। 1939 के अंदर गोकुल भाई भट्ट और 1934 के अंदर बम्बई के अंदर वृद्धि शंकर और समर्थलाल और भीम शंकर। इसके साथ साथ काशीबेन और कांताबेन प्रमुख रूप से याद रख सकते हैं। अब ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे।